1864 में एल्फ्रेड नोबल के छोटे भाई कई और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से हुए धमाके में मारे जाते हैं। उनकी पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो जाती है। अपने भाई की मौत से दुखी एल्फ्रेड नोबल नाइट्रोग्लिसरीन को स्टेबल करने का प्रण लेते हैं और सिलिका के साथ मिलाकर इस लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं और दुनिया को मिलता है डायनामाइट। हर जगह डायनामाइट का इस्तेमाल हो रहा था, पहाड़ तोड़ने में, जमीन खोदने में, और उस जगह भी जहाँ एल्फ्रेड नोबल ने कभी सोचा भी नहीं था, यानी जंग के मैदान में। इस चीज ने एल्फ्रेड नोबल को इतना डिस्टर्ब कर दिया जिसके कारण उनकी सेहत लगातार गिरती ही चली गई और उन्होंने अपना एक वसीयतनामा बनवाया और उसमें लिखा कि डायनामाइट से अर्जित मेरी सारी धन दौलत को सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो और वहाँ से मिलने वाले इंटरेस्ट यानी ब्याज से उन वैज्ञानिकों को इनाम दो जो विज्ञान के क्षेत्र में दिन रात मेहनत करके लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए विज्ञान के अलावा लिटरेचर और पीस के लिए भी नोबल प्राइज दिया जाता है और यहाँ से शुरुआत हुई नोबल फाउंडेशन की। अब आगे चलते हैं। अब देखो, डायनामाइट के बाद TNT, PETN, RDX, डूनाइट, सेमटेक्स, ANFO, C4 बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स की खोज हुई थी। लेकिन ये वीडियो एटम बॉम्ब के ऊपर है, तो इतिहास में जैसे ही एटम बॉम्ब की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाता है, हम भी सीधा उसी की तरफ बढ़ चलेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको बाकी सारे एक्सप्लोजिव से जुड़ी हुई कहानी बताऊंगा तो ये वीडियो कई घंटों की खिंच जाएगी। अब आगे सुनिए। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी दुनिया में अलग अलग माल मसालों को लेकर अच्छी खासी मात्रा में धूम धड़ाका किया जा रहा था। लेकिन ये वो चीजें नहीं थी जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, बल्कि वो था एक्सरे। हाँ जी, एक्सरे ही वो चीज है जो दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ ले गया। अब जरा मैं सारी चीजों को जोड़ देता हूँ। अमर होने के चक्कर में हमने धमाके करने सीख लिए और एक्सरे ने हमें न्यूक्लियर बॉम्ब के मसाले तक पहुँचा दिया, मतलब यूरेनियम तक। अब धमाके करने की हमारी आदत और न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाला माल मसाला जब मिला तो उसका नतीजा एटम बॉम्ब निकला। और आइए अब बताता हूँ कब कब क्या क्या हुआ। बात है 8 नवंबर 1895 की। जर्मन फिजिसिस्ट वेलम कॉनराड रोंटेंजन अपनी लैब में कैथोड रे के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि पास में रखी हुई फ्लोरोसेंट स्क्रीन अपने आप चमक रही है, जबकि वो कैथोड रे के सीध में भी नहीं रखी, मतलब उसके सामने नहीं रखी थी, साइड में रखी थी। अब इस चीज की वजह से रोंटेंजन के दिमाग में एक शक पैदा हुआ कि यहाँ पर कोई नए तरह की रे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर चमक पैदा कर रही है। इसके बाद जब और एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये पता लगा कि ये अननोन रेडिएशन बहुत सारे मटेरियल के आर पार निकल सकती है, जैसे पेपर, वुड और कम डेंसिटी के मेटल। अब रोंटेंजन ने ये सोचा कि इसका इस्तेमाल करके हम अपने हड्डियों के ढांचे को भी देख सकते हैं और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखा। मैडम समझ गई कि इस आदमी के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है और बात भी सही थी। रोंटेंजन बाबू ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं यहाँ से रेस छोड़ूंगा और तुम बीच में अपना हाथ ले आना। अब वैसे ये सब हरकतें करने की मैडम की इच्छा थी तो नहीं, लेकिन उन्हें अपने हस्बैंड पे विश्वास था और उन्होंने ऐसा ही किया। और दुनिया का पहला एक्सरे रोंटेंजन की वाइफ के हाथ का ही था, जिसमें उनकी अंगूठी मतलब वेडिंग रिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब क्योंकि रोंटेंजन को ये नहीं पता था कि ये किस तरह का रेडिएशन है, तो अननोन रेडिएशन होने की वजह से उन्होंने इसका नाम एक्स रख दिया, यानी कि एक्सरे मतलब अननोन रेडिएशन। अब इस खोज ने हेनरी बैक्यूरेल के दिमाग में एक नई खुराफात का बीज बो दिया। हेनरी बैक्यूरेल को ये लगता था कि भैया एक्सरे का कुछ क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से एक्सरे को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो नेचर में पहले से ही थी। हेनरी बैक्यूरेल के हिसाब से अगर यूरेनियम के ऊपर सूरज की रोशनी डाली जाए तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। अब ऐसा उन्हें इसलिए लगता था क्योंकि यूरेनियम सॉल्ट फॉस्फोरेंट मटेरियल की कैटेगरी में आता था, यानी कि ऐसे मटेरियल जो अननोन लाइट रेडिएशन छोड़ रहे हैं। अब अपनी थ्योरी को सही साबित करने का एक ही तरीका था और वो था ये कि यूरेनियम साल्ट को कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी में छोड़ दिया जाए और वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में इसी सनलाइट को एक्सरे के फॉर्म में एमिट करना यानी छोड़ना शुरू कर देगा। अब उन्होंने काला कागज लिया, उसके अंदर यूरेनियम का सॉल्ट रखा, उसे धूप में लेकर गए, लेकिन मौसम खराब हो गया, धूप ही ना निकली, तो तंग आकर उन्होंने इस कागज को अपने ड्रॉअर में रख दिया। अब कुछ दिन बाद यानी 1 मार्च 1896 को उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप करी, ये सोच के कि मौसम खराब था, क्या ही रेडिएशन दिया होगा इसने। लेकिन भाई साहब सब कुछ पलट गया। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यूरेनियम साल्ट की प्रॉपर इमेज बन गई थी, यानी यूरेनियम ने बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के अपने आप एनर्जी रिलीज करनी शुरू कर दी थी और यहाँ से कंफर्म हो गया कि यूरेनियम रेडिएशन छोड़ रहा था। इसके बाद हेनरी बैक्यूरेल को यह भी पता लग गया कि जो नॉन फॉस्फोरेसेंट यूरेनियम कंपाउंड हैं, वो भी सिमिलर रेडिएशन छोड़ रहे थे। अब ये जो हरकतें हो रही थी, इसको बैक्यूरेल ने कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि भैया ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी यूनिट मेरे नाम पर रखी जाएगी, यानी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बैक्यूरेल यहाँ से निकल कर आई। अब जैसे ही ये डिस्कवरी हुई, मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी
क्यूरी, इन दोनों का ध्यान इसकी तरफ गया और इन्होंने एक नई चीज को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आइए अब उसके बारे में जानते हैं। मैरी क्यूरी को ये लगता था कि यूरेनियम के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस तरीके का रेडिएशन दे रहे होंगे, और इन नए एलिमेंट्स को ढूंढते ढूंढते